Assalamualaikum dear students and welcome to the video lectures of research methods. I am Farhan Sarwar और हमारा आज का टॉपिक है experimental research designs. Let's take a look at the outline of our topic. Describe lab experiment and discuss the internal and external validity of this type of experiment. Describe field experiment and discuss the internal and external validity of field experiments. We will describe, discuss, and identify threats to internal and external validity and make a trade-off between internal and external validity. Then we will describe the different types of experimental designs. Then we will discuss when and why simulations might be a good alternative to lab and field experiment, and discuss the role of managers in experimental designs, and discuss the role of ethics in experimental designs. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस को स्टडी किया था, जिसमें हमने रिसर्च डिज़ाइन की क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने कहा था प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च और कॉजल रिसर्च। इस तरीके से हमने कहा क्लासेस ऑफ रिसर्च क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वालिटेटिव, डिपेंडिंग अपॉन के डाटा किस तरह का हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी या मेथड ऑफ रिसर्च में वी कैन हैव एन experimental research, a case study approach towards research and a survey method. टाइम होराइजन में वी कैन हैव अ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जिसमें हम वंस डाटा कलेक्ट करते हैं एट वन पॉइंट इन टाइम, और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जिसमें मल्टीपल टाइम्स डाटा कलेक्ट किया जाता है। देन एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस, मिनिमल रिसर्चर इंटरफेरेंस होती है, स्पेशली अगर सर्वे रिसर्च की जाए तो जिस तरीके से एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, रिसर्चर उसको डिसरप्ट किए बगैर उनसे कोई किसी तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकता है, आइदर वो सर्वे मेथड में इंटरव्यू यूज़ करें, ऑब्जर्वेशन यूज़ करें, या उसमें हम यूज़ करें क्वेश्चनियर्स। लेकिन समटाइम्स रिसर्चर इंटरफेयर भी करता है उनके नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग में, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस सूरत में मॉडरेट टू एक्सेसिव इंटरफेरेंस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च डिज़ाइन। स्टडी सेटिंग में यू कैन हैव अ कंट्राइव स्टडी सेटिंग विच इज़ मोस्टली इन लैब एक्सपेरिमेंट, एंड यू कैन हैव अ नॉन कंट्राइव स्टडी सेटिंग जिस तरह फील्ड एक्सपेरिमेंट और फील्ड सर्वेज में होता है। Unit of analysis, we can have individuals, we can have organizations, we can have dyads जिसमें pairs से हम data collect कर सकते हैं, and we can have teams as unit of analysis, and we can have other unit of analysis as well, especially non-living things. डाटा कलेक्शन मेथड्स में तो काफ़ी डिटेल्ड है, ये टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस करने हैं, बट वी कैन हैव अ प्राइमरी डाटा जो हम फर्स्ट हैंड खुद से कलेक्ट करते हैं, एंड वी कैन हैव अ सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा हम यूज़ करते हैं फॉर एनालिसिस। Then sampling, it can be probability sampling in which every individual has a same chance of being selected for the sample, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसमें हम चांस बेस्ड सिलेक्शन नहीं करते, बट हम अपनी कन्वीनियंस या अपनी ईज के हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। एंड देन वी हैव द मेजरमेंट कि हमने अपने वेरिएबल्स को किस तरीके से मेजर किया। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉजल रिसर्च, जिसमें हम एक श्योरिटी से कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉजिंग अ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो नेचर रिसर्च हो जाएगी कॉजल। और कॉजल रिसर्च के लिए जो मेथडोलॉजी प्रिफर्ड है दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। आमतौर पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब भी की जाती है तो वो एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, क्योंकि उसमें हम डाटा एट मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम कलेक्ट करते हैं, बट देर आर फ्यू रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो क्रॉस सेक्शनल भी हो सकती हैं। जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी तो उसमें एक्सटेंट ऑफ इंटरफेरेंस मॉडरेट टू एक्सेसिव होगी रिसर्चर की, क्योंकि इसमें रिसर्चर कुछ इस तरीके से कुछ परफॉर्म करेगा रिसर्च को या एक्सपेरिमेंट को कि वो जो नॉर्मल रूटीन है एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, बट सेम कॉन्सेप्ट जो है वो सोशल साइंसेज, अदर टाइप्स ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च में भी आती है, तो उसमें मॉडरेट टू एक्सेसिव इंटरफेयर करेगा उनकी नॉर्मल रूटीन में। और रिसर्चर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट लैब एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है और वो एक्सपेरिमेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। सो वी कैन हैव बोथ लैब एक्सपेरिमेंट्स एंड वी कैन हैव बोथ फील्ड एक्सपेरिमेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी सो योर डाटा विल बी प्राइमरी, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही इसीलिए कर रहे हैं
बिकॉज यू नीड डाटा। और उसमें आमतौर पे सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी यूज़ की जा सकती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और मेजरमेंट टेक्निक्स विच वी विल लेटर डिस्कस इन आवर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड इफ आई मिस्ड वन थिंग एंड दैट इज एक्चुअली कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं दैट इज क्वांटिटेटिव डाटा। सो लेट मी रिपीट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में नेचर ऑफ रिसर्च कॉजल होती है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम यूज करके मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल डाटा कलेक्ट करते हैं, रिसर्चर इंटरफेरेंस मॉडरेट टू एक्सेसिव होती है, स्टडी सेटिंग कॉन्ट्राइव भी हो सकती है यानी आर्टिफिशियल जो लैब एक्सपेरिमेंट, एंड नॉन कॉन्ट्राइव यानी नेचुरल इन दिस फील्ड एक्सपेरिमेंट। प्राइमरी डाटा हम कलेक्ट करते हैं एंड वी हैव प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रेफरेबली, बट नॉन प्रोबेबिलिटी भी इसमें हो सकती है। So here is the overview of different research design components for experimental research. Let's us discuss some scenarios जिसमें हम ये साबित कर सकते हैं कि experimental research की organizational research में क्यों ज़रूरत होती है। So अगर हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें एक मैन्युफैक्चरर ऑफ लग्जरी कार ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने अपनी कार की इमेज को रीइंफोर्स करना है। उस इमेज को रीइंफोर्स करने के लिए वो एक 18 मंथ्स की कंपेन जो है वो डिज़ाइन करते हैं, और वो कंपेन जो है वो एडवर्टीजमेंट की सूरत में टेलीविजन, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलेगी। तो वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को हायर करते हैं जो 3 डिफरेंट कंपेन्स के कंसेप्ट डेवलप करती है। अब उस कंपेन को लॉन्च करने से पहले कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट, जो उसने 3 कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं उसमें से इफेक्टिव कॉन्सेप्ट कौन सा है। इसके लिए उस कंपनी को या जो भी एडवर्टाइजिंग कंपनी है उसको कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ला के देना पड़ेगा, जिसमें इनिशियली तौर पे ये पता चल जाए कि 1 2 3 अगर उसने 3 कंपेन्स डेवलप किए हैं तो उसमें से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव कंपेन है टू री इन्फोर्स द ब्रांड इमेज ऑफ दैट कंपनी। फिर एक और सिनेरियो है कि देयर इज अ डैगर इफेक्ट ऑफ ले ऑफ, which means that there is a sharp drop in commitment of workers who are retained even though they might well understand the logic of reduction in the workforce। जब लोग निकाले गए ऑर्गेनाइजेशन में से तो रिमेनिंग वर्कर्स की कमिटमेंट ड्रॉप हो गई। क्या ये सच है या ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल हमारा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा हुआ, ये हमारी सोच है। इस चीज को भी पता लगाने के लिए वी नीड एन एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग टू कंफर्म कि इफ ले ऑफ हैज इन्फ्लुएंस ऑन द कमिटमेंट ऑफ द वर्कर्स। तो जब भी बात हो कॉजेलिटी की, जो हम कहते हैं कि टू वेरिएबल्स आर causally related to each other, और वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज causal टू डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि वी आर क्लेमिंग दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉजिंग अ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके लिए 4 कंडीशंस जो हमने एक प्रीवियस लेक्चर इन द बिगिनिंग में भी हमने ये डिस्कस किया था कि कॉजेलिटी कब एग्जिस्ट करती है। नंबर 1 condition is that independent and dependent variables should co-vary, which mean कि जब आप एनालिसिस करें जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब परफॉर्मेंस में, आप इसका जब डाटा कलेक्ट करके आप इनके दरमियान में को रिलेशन एनालिसिस करें तो वो सिग्निफिकेंट को रिलेशन आनी चाहिए। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड प्रीसीड द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जॉब सेटिस्फैक्शन पहले अगर हो और उसके बाद जॉब परफॉर्मेंस अगर हो इन टाइम लाइन। नो अदर फैक्टर शुड बी अ पॉसिबल कॉज ऑफ द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये वो वाली कंडीशन है जिसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, स्पेशली लैब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी पड़ती है कि हमारे पास ये प्रूव हो कि no other factor should be a possible cause of the change in the dependent variable, and this is also one of those factors which makes experimental research very difficult, especially when humans are involved। यानी ये अगर आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने थोड़ा सा साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ी है, तो आप लोग समझते होंगे कि जब भी ह्यूमंस इन्वॉल्व होंगे किसी भी रिसर्च में तो उनके बिहेवियर को कितने ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अफेक्ट कर रहे होंगे, उनके मूड्स, इमोशंस, एबिलिटीज़, पर्सनैलिटीज़, ग्रुप इफेक्ट,
कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो उस पर अफेक्ट करें, उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को इंश्योर करना कि क्या जॉब परफॉर्मेंस सिर्फ जॉब सेटिस्फेक्शन की वजह से ही चेंज हो रही है, मे बी यहाँ पे हम कहें कि लोगों के अंदर जो अगर हम किसी एक डे पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उस दिन कोई ऐसा वाक़या हो गया है कि लोगों के इमोशंस जो हैं उसकी वजह से जॉब परफॉर्मेंस जो है वो लो हो गई है। तो ये हम सिनेरियोज अभी आगे डिस्कस करेंगे जिससे हमें समझ आएगी कि नंबर 3 फैक्टर इज़ व्हाट मेक्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सो इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ इंसेंटिव या सैलरी जो है उसका फैक्ट है जॉब परफॉर्मेंस पे। तो ये इंश्योर करना कि जॉब सेटिस्फेक्शन यकीनी तौर पे जॉब परफॉर्मेंस पे कॉजली अफेक्ट कर रही है, इसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ता है एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन कि अदर फैक्टर्स जो हैं उनको हम किसी तरीके से कांस्टेंट रख सकें। एंड नंबर 4, अगर हमने कॉजेलिटी प्रूव करनी है दैट वी नीड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आमतौर पे हमें थेरी, जो एग्जिस्टिंग थेरीज हैं उनसे अवेलेबल होती है या एग्जिस्टिंग रिसर्च और एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उससे अवेलेबल होता है। सो हियर इज द क्वेश्चन, कैन वी कंट्रोल ऑल द वेरिएबल्स? जैसे मैंने आपको फैक्टर नंबर 3 अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास हाइपोथेसिस ये है कि y1 दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिलेटेड टू x विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्या सिर्फ यही वेरिएबल अफेक्ट कर रहा है? सो आंसर इज नो। इन रियल लाइफ हमारे पास बहुत सारे अदर वेरिएबल्स जिनको हम रिसर्च में कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहते हैं। ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स इसलिए कहलाते हैं कि हम इनको, हमारा रिसर्च इंटरेस्ट इनमें नहीं है। हमारा रिसर्च इंटरेस्ट ये है कि हमारा चोजन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे चोजन डिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन चूंकि ये भी रियल लाइफ में सारे वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें किसी तरीके से इनको कंट्रोल करना पड़ता है। इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन इज टू परफॉर्म अ लैब एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हम अपनी मर्जी की एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, इस तरीके की एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि हमारे ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये मिनिमाइज हो जाएं या कंट्रोल हो जाएं, और सिर्फ ये वाला वेरिएबल जिसके हम वैल्यू चेंज करें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक्स में जो चेंजेस हैं वो नोट करें। So what is a lab experiment? In lab experiment we try to control the confounding variables. How we can do that? It depends upon कि हमारे पास कितनी बेहतर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हम कितना जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर हम जैसे लैब्स बनी होती हैं, वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर, वी कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, हमारे पास उसके अंदर ये ऑप्शंस होती हैं, वी कैन कंट्रोल द मशीन्स। बट इफ़ वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद ह्यूमंस और लैब में भी हम उनको ले आएँ तो देयर इज़ अ लिमिट टू विच वी कैन कंट्रोल देयर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि एज मच एज पॉसिबल हम उनको ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जो सब लोगों के लिए सेम हो। और दूसरा, एक्सपेरिमेंट चाहे वो लैब एक्सपेरिमेंट हो या फील्ड एक्सपेरिमेंट हो, उसमें ज़रूरी होता है कि हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैन्यूपुलेट कर सकें। मैन्यूपुलेशन का मतलब है कि इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा सकें ताकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम डी की वैल्यूज़ देखें। सो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बने कि हम आई और डी, सो हम आई की वैल्यू अगर फॉर इंस्टेंस 1 है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग डी की वैल्यू चेक कर लें, आई की वैल्यू 2 है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग डी की वैल्यू चेक कर लें, और आई की वैल्यू 3 है तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग डी की वैल्यू फिर से चेक कर लें। इफ वी सी दैट these three values are different, so then we can claim and all other confounding variables are controlled। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि all these variables are controlled and we have different, for example यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, so we can say that for different values iv we have different values of dv। तो यहाँ पे iv x एक्सिस पे और यहाँ पे dv 2, 3 and 4। So we can say that IV is causally related to DV।
यहाँ पे एक एग्जांपल है रिगार्डिंग कंट्रोल, दैट कंपनी ने सोचा कि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग कराई जाए फॉर वेब पेज डेवलपमेंट। अच्छा, अब ये ट्रेनिंग किस किस्म की है और कौन से एम्प्लॉयज़ हैं? ये वो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं जो फ्रंट डेस्क पे जैसे सेक्रेटरीज होते हैं, वो उस पे काम करते हैं और दे आर नॉट कंप्यूटर रिलेटेड जॉब, दे आर नॉट डूइंग कंप्यूटर रिलेटेड जॉब। तो कंपनी ने ये सोचा और किसी तरीके से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें फॉर वेब पेज डेवलपमेंट, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनकी जॉब ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, यानी वो अपनी जॉब में ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। सो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ इज़ द आईवी एंड जॉब इफेक्टिवनेस इज़ द डीवी। यहाँ पे एक कंफाउंडिंग फैक्टर, यानी एक ऐसा फैक्टर जो इस रिसर्च डिज़ाइन को डिस्टर्ब कर सकता है, कैन बी द प्रीवियस नॉलेज ऑफ वेब पेज डेवलपमेंट। अब ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनको पहले से पता हो कि वेब पेज डेवलपमेंट कैसे करते हैं, अगर आप उनको भी इस ट्रेनिंग में शामिल कर लें तो वो तो कुछ नहीं नया सीख रहे। तो उसकी वजह से आपका जो रिसर्च का जो पर्पज़ है कि हमने देखना है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो सेम लेवल पे हों और फिर जब उनको सिखाया जाए तो उनकी जॉब इफेक्टिव होती है कि नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसका तरीका ये होगा कि हम सिर्फ वही वाले एम्प्लॉयज़ या वही वाले लोग सिलेक्ट करें who do not have any prior knowledge of web development। तो अब रिसर्च डिज़ाइन इसमें क्या बनेगा कि हम सबसे पहले एम्प्लॉयज़ जो हमने सेलेक्ट किए हैं उनका एक टेस्ट लें, ठीक है, उनका एक टेस्ट लें और हम उससे पता लगाएं कि उनका प्रीवियस नॉलेज कितना है। उनमें से हम वही वाले एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करें कि जिनका प्रीवियस नॉलेज बहुत मिनिमल है या बहुत कम है, हम उनकी ट्रेनिंग कराएं और उसके बाद फिर हम उनका जो टेस्ट है वो दोबारा लें और ये देखें कि उनकी कितनी लर्निंग हुई है और उसके बाद फिर हम उसको कंपेयर करें उनकी जॉब इफेक्टिवनेस, जो भी उनको टास्क मिलेंगे हम उन टास्क को चेक करें। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये ज़्यादा ऑप्शन है कि इस ट्रेनिंग टी की वजह से इनकी जॉब इफेक्टिवनेस अगर इम्प्रूव हो रही है तो देन वी कैन से दैट training for web development can be a beneficial for job effectiveness of secretaries। Otherwise, if we have employees who already have a prior knowledge, तो ऑलरेडी वो जॉब में इफेक्टिव होंगे क्योंकि कंपनी जो है वो सोच रही है कि अब हमने उन सेक्रेटरीज की जॉब को इस तरह डिज़ाइन करना है कि उनकी कंप्यूटर इंटरफेस या वेब पेज डेवलपमेंट जो है उनकी जॉब का पार्ट हो। तो जिनको पहले से नॉलेज होगा उनको ट्रेनिंग कराने का फ़ायदा भी नहीं होगा, वो पहले से उस चीज़ को जानते हैं। तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्या ट्रेनिंग की वजह से जॉब इफेक्टिव हो रही है या उसमें प्रायर नॉलेज जो है वो एक कंटेमिनेटिंग फैक्टर के तौर पे सामने आ जाएगा। मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि वी नीड टू हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आईवीज। अब ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आईवीज जो है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये ख़ास तौर पे हमारा जो ह्यूमन बेस्ड रिसर्च है उसके अंदर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जो मैनेजमेंट रिसर्च है उसके अंदर तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ किस तरह, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मेडिकल साइंस की रिसर्च में और साइकोलॉजी की रिसर्च में ये मैनिपुलेशन ऑफ आईवी को हम ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो ये आमतौर पे ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाता है इसमें, जिस तरह आप किसी को कोई मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन एक उसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है और उस मेडिसिन से अगर वो बंदा बीमार जो है वो ठीक हो रहा है तो वो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हम ट्रीटमेंट इफेक्ट भी कहते हैं। तो वी कैन कोट एन एग्जांपल ऑफ ट्रीटमेंट। अब देखें, अब हमने एक थ्योरी टेस्ट करनी है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च जो कि हम कर रहे हैं। सो वी मे वांट टू टेस्ट द थ्योरी द डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चरिंग technologies is caused by rotating the employees on all the jobs on the production line and in the design department over a 4-week period। यानी हमने कहा कि जॉब रोटेशन की वजह से एम्प्लॉयज़ की डेप्थ ऑफ नॉलेज, मैं इसको डी ओ के कर देता हूँ, वो इम्प्रूव होती है। तो जॉब रोटेशन इज द आईवी एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज इज डीवी। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हम अपना ये जो आईवी है, जॉब रोटेशन, इसकी डिफरेंट वैल्यूज कैसे लेके आए, इसको हम मैन्युपुलेट किस तरह करें। तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि हम इसकी 3 लेवल्स कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? We can manipulate the independent variable rotation of employees
बाय मेकिंग 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स। अब जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपको पता है उनकी जॉब रोटेट होती रहती है, कभी वो एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, फिर वो असेंबली लाइन में किसी और सिस्टम पे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम उनके 3 ग्रुप बना लें, एक ग्रुप वो है जिसको हम कॉन्टिन्यूसली रोटेट करें और उनको जितने भी उस फैक्ट्री में या उस असेंबली लाइन में सिस्टम्स हैं जो उनकी जॉब के स्कोप के अंदर आते हैं, हम उनको उनसे एक्सपोज करें। यानी 4 वीक के अंदर अंदर उनकी रोटेशन इस तरह हो कि 10, 12, 20 जितने भी सिस्टम हैं वो उन सबसे गो थ्रू करें। उसके बाद ग्रुप टू को हम पार्शली रोटेट करें और हम फिक्स कर लें कि अगर हमारे पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के अंदर फॉर एग्जांपल 10 पीपल हैं, ग्रुप 2 है हमारे पास, ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास 10 पीपल हैं, और ग्रुप 3 है इस तरह, ग्रुप 3 में हमारे पास 10 पीपल है। तो हम ये फिक्स कर लें कि ग्रुप 1 को हमने टोटली रोटेट करते जाना है, ग्रुप 2 को हमने पार्शली रोटेट करना है, और हमने फिक्स कर लेना है कि उनको 50% जो है वो रोटेशन मिलेगी, एंड एक्सपोजिंग देम टू ओनली हाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। और ग्रुप 3 वो होगा जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं कि उसको कोई रोटेशन नहीं मिलेगी। इसी तरह जब हम मेडिसिन भी ट्रायल करते हैं तो हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं कि जिसको हम मेडिसिन देते हैं, जो ओरिजिनल मेडिसिन जो फार्मूला होता है उसको हम ट्रीटमेंट ग्रुप कहते हैं, और साथ हम एक ऐसा भी ग्रुप बनाते हैं कि जिसको हम बिल्कुल मेडिसिन नहीं देते, लेकिन उनको इस बात का नहीं पता होता कि उनको ओरिजिनल मेडिसिन नहीं दी जा रही, उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, ताकि पता चले कि अगर वो बीमारी क्या सिर्फ इसी मेडिसिन की वजह से ठीक हो रही है या दूसरे फैक्टर्स जिसकी वजह से बीमारी ठीक हो रही है। तो अगर आप आजकल थोड़ा सा न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि जैसे कोरोना की मेडिसिन या वैक्सीनेशन के जो ट्रायल चल रहे हैं, तो उन ट्रायल्स में हमेशा आप देखेंगे कि एक ग्रुप होगा जो कंट्रोल ग्रुप होगा और एक ग्रुप होगा या एक से ज़्यादा ग्रुप होंगे जो ट्रीटमेंट ग्रुप्स होंगे। तो उन ग्रुप्स को हम ट्रीटमेंट देते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऐसा ज़रूर होगा कि जिसको किसी किस्म की ट्रीटमेंट नहीं मिलती, लेकिन उस ग्रुप को नहीं पता चलता कि उसको ट्रीटमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही। सो एक ग्रुप हमने बनाया जिसको कॉन्टिन्यूसली रोटेट किया, ये एक लेवल हो गई आईवी की। एक ग्रुप ऐसा बनाया जिसको हमने पार्शली रोटेट किया, ये दूसरी लेवल हो गई आईवी की। और एक ग्रुप ऐसा बनाया जिसको हमने बिल्कुल रोटेट नहीं किया, ये तीसरी लेवल हो गई आईवी की। अब हमने क्या किया कि हमने पहले मैयर कर लिया इन सारे ग्रुप्स के वर्कर्स का डेप्थ ऑफ नॉलेज, एट टाइम 1 हमने T1 पे मैयर किया, और उसके बाद हमने इनको ट्रीटमेंट दी या नहीं, कंट्रोल ग्रुप को डिफरेंट ट्रीटमेंट दी या बिल्कुल ट्रीटमेंट दी, और फिर हमने इनका डेप्थ ऑफ नॉलेज एट T2 मैयर कर लिया। T2 मीन्स अब टाइम थोड़ा आगे चला गया, ये T1 था। तो हुआ क्या, अब इसको मैं आपको समराइज करके दिखाता हूँ। हमने नॉलेज बिफोर एक्सपेरिमेंट ग्रुप 1 का मैयर किया, ग्रुप 1 को हमने फुल रोटेशन की ट्रीटमेंट दी, हमने फिर ग्रुप 2 का नॉलेज बिफोर एक्सपेरिमेंट मैयर किया, उनको पार्शियल रोटेशन थी, और ग्रुप 3 को हमने नॉलेज बिफोर एक्सपेरिमेंट मैयर करने के बाद कोई रोटेशन नहीं दी। अगर हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट है, दैट इज कि डीप नॉलेज इज कॉज्ड बाय रोटेशन एंड एक्सपोजर, तो हमारे पास ये वाले रिजल्ट्स आने चाहिए। यानी वो ग्रुप जिसको हमने फुल रोटेशन दी उसका नॉलेज जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए, वो ग्रुप जिसको हमने पार्शियल रोटेशन दी उसका उससे थोड़ा सा कम यानी मीडियम होना चाहिए, और वो ग्रुप जिसको हमने बिल्कुल रोटेशन नहीं दी उसका जो नॉलेज गेन आफ्टर एक्सपेरिमेंट है वो लोएस्ट होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म आवर एक्सपेरिमेंट यूजिंग कंट्रोल एंड यूजिंग मैनिपुलेशन ऑफ आईवीज। अब यहाँ पे जाहिर है हमने अपनी तरफ से जितना पॉसिबल था ऐसे एम्प्लॉय सेलेक्ट किए जो एबिलिटीज में, एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन हर दफ़ा ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि हम एक ही तरह के एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करें। तो हम किस तरीके से उनको कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमारे पास जो पहला तरीका है कंट्रोल करने का, दैट इज रैंडमाइजेशन ऑफ सिलेक्शन। सो रैंडमाइजेशन का क्या मतलब है? तो अगर हमारे पास हमने सेलेक्ट किए एक टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सपोज हमने सेलेक्ट किए 60 पार्टिसिपेंट्स, और हमने उनको डिवाइड करना है 2 ग्रुप्स में,
2 ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि 3 ग्रुप्स हमने बनाए थे, तो अभी मैं 2 ग्रुप्स की एग्जांपल देता हूँ। तो इसका मतलब है कि हर ग्रुप में 30 ईच होंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम, चूंकि अब हर जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो डिफरेंट है, किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, किसी की एज डिफरेंस है, किसी का जेंडर डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे कि हम रैंडमली इन दोनों ग्रुप्स को फिलअप करेंगे, ताकि किसी एक पार्टिसिपेंट के किसी भी ग्रुप में जाने का चांस इक्वल हो। तो उनके अंदर जितनी भी डिफरेंसेस हैं उनको हम अज्यूम कर लेंगे कि रैंडमाइजेशन इफेक्ट की वजह से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी ओवरऑल इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो हमने ये एक रैंडम इफेक्ट डाल के दोनों ग्रुप्स को कंपेरेबल कर दिया। अब हम इन दोनों ग्रुप्स के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट लगाएंगे या नहीं भी ट्रीटमेंट लगाएंगे, तो हमारा जो भी फॉलो अप होगा उसमें हम रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से सिलेक्शन करते कि सारे एक्सपीरियंस्ड पीपल एक ग्रुप में चले जाएं और सारे नॉन एक्सपीरियंस पीपल दूसरे ग्रुप में चले जाएं, तो फिर आप इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एक्सपेरिमेंट में कि आप अपने ग्रुप्स को रैंडम तरीके से उनके पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आप इसको मजीद कंट्रोल करना चाहते हैं कि आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिसिपेंट्स के वो और बेहतर तरीके से आपस में कंपेरेबल हो जाए, तो आप साथ साथ ग्रुप्स को मैच भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके को पता है कि उनमें कुछ ऐसे प्रोमिनेंट डिफरेंसेस हैं कि हो सकते वो सिर्फ रैंडम असाइनमेंट की वजह से वो डिफरेंसेस जो है वो कवर अप ना हो सके, तो आप फिर उनके अंदर मैचिंग ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 60 पार्टिसिपेंट्स हैं और उन 60 पार्टिसिपेंट्स में टोटल 10 फीमेल हैं, तो आप फीमेल की सिलेक्शन डिफरेंट कर लें, यानी 5 फीमेल्स जो हैं वो एक ग्रुप में और 5 फीमेल दूसरे ग्रुप में रैंडमली असाइन कर लें, और जो रिमेनिंग मेल्स हैं 50, उनको आप रैंडमली 25 ईच ग्रुप्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें। सो आपके अब हर ग्रुप में 25 मेल्स और 5 फीमेल्स और दूसरे ग्रुप में भी 25 मेल्स और 5 फीमेल्स होंगी। तो आपने उनके मैचिंग ग्रुप्स बना दिए, और चूंकि वो रैंडमली आपने सेलेक्ट किए, तो आप फिर अगेन उन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं उनके रिजल्ट्स को। So how can we conduct a lab experiment in business studies or in business setup? So we can select subjects and assign them to different groups through either matching or randomization or both. और ये different groups जो हैं ये treatment groups हो सकते हैं. There can be more than one treatment groups, but obviously a control group should always be there. दे आर मूव टू अ लैब सेटिंग। आपको इसमें थोड़ा सी एफर्ट करके, और जाहिर है इकोनॉमिकली भी ये चीज़ एक बर्डन होगी, लेकिन ये ज़रूरी होती है कॉजल रिसर्च के लिए। यू हैव टू क्रिएट अ लैब फॉर ह्यूमन बींग्स। दे आर गिवन सम डिटेल ऑफ द स्टडी एंड अ टास्क टू परफॉर्म। तो जब आप अपने पार्टिसिपेंट को एक लैब सेटिंग में ले जाएंगे जहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो फिर आप उनको स्टडी की डिटेल्स बताएंगे और उनको कोई ना कोई टास्क या कोई ना कोई ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि बिजनेस स्टडी में ट्रीटमेंट का मतलब यही होगा कि आप उनको या कोई ट्रेनिंग कराएंगे या उनसे कोई काम कराएंगे जिससे वो सीखें, और आपने उसके रिजल्ट्स देखने हैं। सो वो किस तरह का होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो यू आर परफॉर्मिंग। सो फिर एक इम्पॉर्टेंट होगा कि आप उनका इंफॉर्मेशन या उन्होंने कितना नॉलेज गेन किया है, या उस एक्सपेरिमेंट का, उस ट्रीटमेंट का उनके ऊपर कितना इफेक्ट हुआ है, उसको मालूम करने के लिए सम काइंड ऑफ क्वेश्चनियर या सम काइंड ऑफ टेस्ट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर एंड आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। एंड टास्क इज कंप्लीटेड यहाँ पे मतलब है ट्रीटमेंट। ठीक है, और ये आप लोगों को थोड़ा सा खुद से ही सोचना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट बिजनेस स्टडी में किस किस्म की हो सकती है। वी कैन हैव, most of the time we have certain trainings, most of the time we have certain exercises, role modeling, जैसे हम लोगों को कुछ सिखाते हैं या हम उनको कुछ एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर परफॉर्म करते हैं। The results of these studies indicate the cause and effect relationship between the variables under investigation, because हमने एक लैब एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करके कंडक्ट किया है। एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो
हमें बताते हैं कि वाई एक्सपेरिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। उनमें एक कंसेप्ट है दैट इज इंटरनल वैलिडिटी ऑफ योर रिसर्च। What do we mean by internal validity of a research? It means to what extent does the research design permit us to say that the independent variable causes a change in the dependent variable? अगर किसी भी रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी हाई होगी तो इसका मतलब है वी कैन इजीली से दैट दिस इज अ कॉजल रिसर्च। यानी हम जो शुरू से वो कॉजैलिटी की डिस्कशन करते आ रहे हैं कि हाउ कैन वी क्लेम दैट आई वी causes a change in dv, तो इसका मतलब है कि अगर रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी हाई है तो वो कॉजल रिसर्च है, और अगर इंटरनल वैलिडिटी लो है तो वो नॉन कॉजल रिसर्च है। तो यहाँ पे ये साबित हुआ कि जो लैब एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कम से कम होते हैं और कॉज एंड इफेक्ट एस्टेब्लिश होता है, लैब एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी जो है वो हाई है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का ताल्लुक इस बात से है कि आपकी रिसर्च के रिजल्ट्स कितने जर्नलाइजेबल हैं, यानी कितनी वाइड ऑडियंस पे आप अपने रिजल्ट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। To what extent are the results found in the lab setting transferable और generalizable to actual organization और field setting? आपने लैब में तो एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपको उसकी फाइंडिंग आ गई, आपको समझ आ गई कि अगर वेब पेज की ट्रेनिंग कराई जाए सेक्रेटरीज को तो उनकी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाएगी। ये तो आपने लैब में किया। क्या आप इस रिजल्ट को एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इस चीज को मालूम करने के लिए आपको फिर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट अनलाइक लैब एक्सपेरिमेंट रियल सेटिंग्स में होते हैं, रियल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या ये हमने जो रिलेशनशिप टेस्ट किया लैब एक्सपेरिमेंट में ये रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसीलिए फील्ड एक्सपेरिमेंट की एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो हाई होती है, जबकि लैब एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी जो है वो हाई होती है। सो वी विल डिस्कस फील्ड एक्सपेरिमेंट in our next lecture.